हेडलाइन डालिए। अब यहाँ से आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू होता है। ये जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं यहाँ से आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एक टॉपिक है। तो अभी जो आपने पढ़ा वो बेसिक पढ़ा। बेसिक का मतलब आप जानते थे डॉट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आप प्लेन जानते थे, आप स्ट्रेट लाइन जानते थे, लेकिन आप ये नहीं जानते थे कि उसको टेंसर ज्योमेट्री में किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो वो आप सीख गए। अब डालिए हेडलाइन, टेंजेंट टू अ कर्व। टेंजेंट टू अ कर्व। देखिए 3 से 4 चीज आपको उसमें मेन पढ़नी है, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। टेंजेंट, नॉर्मल, बाई नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल। क्या क्या बताएं? टेंजेंट, नॉर्मल, बाई नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल। ठीक है, इन सबका आपको यूनिट वेक्टर पढ़ना है। इन सबका आपको क्या पढ़ना है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की पहचान क्या होती है कि उसका मॉड लेने पर वैल्यू कितनी आएगी? 1। यूनिट वेक्टर की यही पहचान होती है। जैसे मान लीजिए एन डायमेंशन में ये कोई कर्व है सी, इस पर हमने कोई पॉइंट ले लिया पी। इस पॉइंट पी पर खींचा गया यूनिट टेंजेंट उसको लिखते हैं टी आई। टेंजेंट के लिए टी, यूनिट है इसलिए टी आई। क्या लिखते हैं? टी आई। तो टी आई का मान होता है टी आई इज इक्वल टू, ये अगर आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स आई। जैसे 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट क्या लेते थे? एक्स कॉमा वाई। एंड 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड। एन डायमेंशन में एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डैश 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 एक्स एन, या फिर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, दैट इज एक्स आई। तब कहते हैं कि टी आई का मान मिलता है डी एक्स आई बाई डी एस। आ गया एस। कल आपको बताए थे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो डॉट लगाते हैं, एस के रिस्पेक्ट में करते हैं तो डैश लगाते हैं। अब इसके बाद से आपको डैश मिलना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं टी आई इज द यूनिट नॉर्मल, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर है। इसका मतलब है कि टी आई का मॉड लेने पर वैल्यू कितनी आएगी? 1। ठीक है, टी आई इज इक्वल टू डी एक्स आई बाई डी एस। इसको अदर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना सिखा रहे। देखिएगा अभी हम बताए थे जब एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है तो उसको किससे लिखते हैं? एक्स डैश आई। ठीक, इज इक्वल टू, देखिएगा ऊपर नीचे दोनों को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा ना। एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? टी के। ऊपर वाले को करेंगे तो क्या मिलेगा? डी एक्स आई बाई डी टी। नीचे वाले को करेंगे तो डी एस बाई डी। ठीक, इज इक्वल टू, अब ये टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है तो क्या लगेगा? एक्स डॉट आई। ये टी के रिस्पेक्ट में है तो क्या लगेगा? एस डॉट। ये काम तब करते हैं जब कर्व का इक्वेशन एस पैरामीटर में दिया गया हो। ये काम तब करते हैं जब कर्व का इक्वेशन टी पैरामीटर में दिया गया हो। ठीक, कल हमने आपको बताया था डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला डिराइव कराए थे, अंडर रूट एक्स डॉट 1 का स्क्वायर प्लस एक्स डॉट 2 का स्क्वायर प्लस एक्स डॉट 3 का स्क्वायर। कल बताया था आपको। अगर आपके पास कर्व का इक्वेशन है एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई टी, तो उसको अगर आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये मिल जाएगा। इस फॉर्मूले में रख देंगे तो ये मिल जाएगा। ये मिल गया, मतलब क्या मिल गया? एस डॉट। और एक बार डिफरेंशिएट करने पर एक्स डॉट तो मिल ही गया। जैसे इसमें रखेंगे किसका मान मिल जाएगा? टी आई का। तो ये दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं। अगर एस पैरामीटर हो
तो ये यूज करिए, टी पैरामीटर हो तो वो यूज करिए। ठीक है, ज्यादातर यही यूज होता है क्योंकि हमको पता है कर्व का इक्वेशन क्या होता है, xi इज इक्वल टू xi t। ठीक, लिखिए इसमें टेंजेंट टू द कर्व। देखिए द कंपोनेंट ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर, द कंपोनेंट ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर, the component of unit tangent vector at any point p, at any point p on a curve C, capital C, on a curve capital C is denoted by ti। देख लीजिए सब में इंडेक्स ऊपर ही लग रहा है, बस केवल ई में इंडेक्स कहाँ लगा था, नीचे। इज डिनोटेड बाय टी आई एंड इज डिफाइंड एज ये पूरा फॉर्मूला कर दीजिएगा, नीचे वाला मत लिखिएगा, बस ये इतना उतार के डब्बे वाला। एमएससी करना है ना आप लोगों को, एमएससी के लिए फॉर्म डाल दीजिएगा क्योंकि अभी एक दो दिन में हमको ऐसी चीज पता चली कि खुद मेरे पाँव तले जरूर सकते। मोमेंटम का नाम सुने, उसमें मैथ्स पढ़ाते हैं इंजीनियर संजीव कुमार, वो एमएससी का फॉर्म डालेंगे अब सेंट एंड्रयूज से, और हमसे पढ़ लेंगे। आज से वो पढ़ना शुरू करेंगे। एमएससी के लिए पढ़ने बैठे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कैसे अप्रोच किए मेरे तक। उन्होंने अपने यहाँ की सेंटर की होर्डिंग देखी, उस पर एमएससी बीएससी लिखा था। सेंटर के नंबर पे फ़ोन किया तो कोऑर्डिनेटर उठाई, नाम बताई, तो उनको समझ में आया कि मैम मारवाड़ी है। ठीक है, तो उन्होंने जो कोचिंग एसोसिएशन के यहाँ पे टीचर एसोसिएशन के हेड पुनीत अग्रवाल, स्काई जिनका है वो हेड है यहाँ पे टीचिंग एसोसिएशन के, वो भी मारवाड़ी, उनको फ़ोन किए। कल हम क्लास पढ़ा रहे तो बार बार फ़ोन आ रहा था, इस पर काट रहे थे। जब निकल के बाद ये तो पता चला उनका फ़ोन था, वो सिफारिश लगवा रहे हैं कि पढ़ा दीजिए। ठीक है, हमसे कह रहे आप पढ़ाएंगे तो आपका कितना बड़ा नाम हो जाएगा, ये वो। हम के साथ देखिए नाम की तो कोई बात नहीं है, बात ये है कि हम लोग की टीचिंग एसोसिएशन की क्या खास बात है, कोई किसी के काम आ सके शिक्षा के जरिए तो वो बहुत अच्छी बात है। और रही बात नाम की, तो जब नाम होना होगा तभी होगा, किसी एक को पढ़ाने से मेरा नाम नहीं हो जाएगा। और फिर उनसे बात हुई, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, टोपोलॉजिकल स्पेस, क्योंकि मैट्रिक नहीं पढ़े भाई। वही सही बात है, बीटेक में ये सब है ही नहीं, डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तब हम कहे ठीक है भाई, हम आज से शुरू करेंगे। तब आज से वो पढ़ने आएंगे, कह रहे थे अगर आप एमएससी क्लास चलाएंगे तो क्लास में बैठ के पढ़ेंगे एज अ स्टूडेंट। तो हमको क्या समझ में आया, शिक्षा ऐसी चीज़ है ना कि कभी भी इंसान को डाउन टू अर्थ ले आती है। अब वो ऐसे मतलब डाउन टू अर्थ होकर बात कर रहे हैं, मैम प्लीज़ मैम पढ़ाएंगी, 4 बार फ़ोन आ चुका, तो भाई समझ में आएगी उनको ज़रूरत है पढ़ने की, तभी इतना इंसान गिड़गिड़ाएगा, वरना गिड़गिड़ाएगा नहीं। ठीक है, तो आपको हम इस चीज़ से ये बात बता रहे हैं कि शिक्षा को कभी हल्के में मत लीजिए। आपको मिल रही है, ये आपकी खुशनसीबी है। अगला भी पढ़ना ही चाह रहा होगा, लेकिन उन्होंने 1994 में मोमेंटम खोला। क्यों खोला, उस समय ज़रूरत लगी होगी खोलने की। ठीक है, लेकिन पढ़ाई को इग्नोर मत करिए। एक समय के बाद जब पढ़ाई फिर शुरू करनी पड़ती है ना, तो बहुत हालत ख़राब होती है। जैसे हमने रिसर्च 8 साल बाद ज्वाइन किया, हमको उस चीज़ का गिल्ट है। हमको लगता है कि जब हमने एमएससी किया था उस साल वैकेंसी आई थी, अगर हम कर लिए होते तो आज शायद हम कहीं और बैठे होते। ठीक है, उसका हमको गिल्ट है, लेकिन ये भी हमको जब भाग्य में होता है तभी मिलता है। बहुत हाथ पैर मारो कुछ नहीं मिलता है। उस समय हम अनमैरिड थे तो मेरे पापा ने परमिशन नहीं दी थी। आज हम मैरिड हैं
2 बच्चों की मदर है, तब हमको परमिशन मिलेगी। तो वो डेस्टिनी की बात हो जाती है। लेकिन शिक्षा हमेशा पूरी लीजिएगा, कब कहाँ क्या काम आ जाए नहीं पता, हमको खुद स्ट्रगल करना पड़ता है पढ़ने के लिए। अभी मेरा 7 और 9 तारीख को पेपर था, ऑपरेशन को मेरे 15 दिन हुआ था, कंप्लीट बेड रेस्ट पे थे हम, गए थे पेपर देने, पढ़ना पड़ा था। बहुत टफ फेस था मेरे लिए पढ़ना उस तरीके से कि हम पढ़ रहे हैं, दोनों बच्चे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हम खुद बेड रेस्ट पे हैं, हमको बैठने में भी कैपेबल नहीं है, बेड लगा लगा के बैठ रहे हैं। तो लेकिन है ज़रूरी, और वो पढ़ाई जो हमने कभी 2-3 साल में छुई तक नहीं, सिलेबस मंगाए हैं और गूगल कर करके देख के एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो वो टफ फेज है। उतना उतना मेहनत हर कोई नहीं कर सकता। हम कह रहे हैं वो टफ फेज आया क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाई ड्रॉप कर दी। अगर आप कंटिन्यूशन में पढ़ते तो प्रॉब्लम होती, जबकि टीचर लाइन से जुड़े थे तब भी डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो आप पढ़ रहे हैं मेरा रिसर्च वर्क है, इसी पे हम रिसर्च कर रहे हैं, यही मेरा रिसर्च टॉपिक है। तो पढ़ाई कंप्लीट करिए, कभी छोड़िएगा मत। हो सकता है जब हमको रिसर्च करना था, अगर हम अपने पापा को थोड़ा फोर्स किए होते तो वो करवा देते। वो तो एमएससी के भी फेवर में नहीं था, फिर हम कर ही लिए ना, हम खुद बैठ हो गए, तो वो मेरी गलती थी। अगर हम फोर्स करते तो हम कर ले जाते, रिसर्च हो जाता, तो आज हम डीडीओ में परमानेंट होते, है ना। ये खुद के मेरे गाइड का कहना है, डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि आज तुम यहाँ बैठी होती। तो उनसे ये बोला सर किस्मत की बात है, ठीक है, जब किस्मत में अगर वहाँ होगा ना तो 4 साल बाद में बैठे, डेस्टिनी की बात होती है। तो पढ़ाई कभी मत छोड़िएगा, एकदम नहीं। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करिए। फाइनेंशियल दिक्कत है, पढ़ के पढ़ाइए, अब आप उतने एलिजिबल हैं, ठीक है। कोई और दिक्कत है, फैमिली, हमको नहीं लगता कि अब कोई फोर्स करती है। हम लोग के समय में ये सब चलता था कि नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ाएंगे, अब नहीं ये सब बातें हैं, ठीक है। अब पेरेंट्स शादी करने के रीज़न से पढ़ाई नहीं छुड़वाते हैं, ठीक है। मेरे टाइम में शादी कराने के रीज़न से छुड़वाई गई थी, तो हमको नहीं लगता कि अब ये सब कोई इश्यूज़ है। तो पढ़िए, खूब पढ़िए। और दिक्कत है फाइनेंशियली तो अपने यहाँ के टीचर से बात करिए। हमको नहीं लगता कोई भी टीचर पढ़ाई रोकेगा, ठीक है। आप उसको लगेगा कि हाँ सामने वाला ज़्यादा परेशान है, नहीं कर सकता, वो मतलब वो पढ़वा देगा, हमको जो लगता है ह्यूमैनिटी के कारण, ठीक है। पढ़ाई कोई नहीं रोक पाता है किसी की। और फिर भी अगर नहीं कोई रिसोर्स दिख रहा है, आपको लगता है कि हमको भाई फ्री में पढ़ने में, हमको उस तरह से पढ़ने में शर्म आएगी, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पढ़ के पढ़ाइए, काम करके पढ़ाइए। अब आप उतने मैच्योर हो चुके हैं कि आप पढ़ के पढ़ा सकें। 20-21 साल उम्र कम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन पढ़ाई मत छोड़िएगा कभी नहीं। ये समझ लीजिए सीख हमको भी मिली, मतलब इस इंसिडेंट से। कल वो हमको सुबह 4 बार फ़ोन किए, फिर हम बोले कि हम अपने हस्बैंड से समझ के बताएंगे, फिर सर से बात नहीं हो पाई, फिर उनका शाम में हम लोग कहीं जाना था, कार में बैठे, फिर उनका फ़ोन आ गया, तो तब डिस्कस किए, तो ये हुआ कि ठीक है भाई घर पे लेकिन पढ़ाओ, है ना। पता नहीं अगले की क्या मंशा हो, क्या नहीं, सही में एनरोल है कि नहीं है, ठीक है, घर पे पढ़ाया जाए। तो अब उनको हम उस चीज़ का जवाब देंगे, लेकिन वो वाकई में जिस तरह से बात कर रहे थे, वो सही में कोई एज स्टूडेंट ही बात कर सकता है, उनको इतनी वो है, जबकि वो हमसे बहुत सीनियर है, उम्र में भी ओहदे में भी, दोनों में बहुत सीनियर है, ठीक है। किस्मत देखिए, हम मोमेंटम का 4 साल 5 साल पहले टीचिंग के लिए गए थे, तो एग्ज़ाम हुआ था, क्वालिफाई हो गया था, तब मेरा बेटा बहुत छोटा था, बड़ा वाला, उनकी टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा थी। पेपर कौन बनाया था? संजीव सर। आज वो हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, वो भी हम ही से। ये किस्मत कहलाती है, ठीक है। तो डेस्टिनी ऐसी ही घूमती रहती है। तो आप उनको यही कहेंगे, पढ़ाई कभी मत छोड़िए। अगर आपके अंदर हुनर होगा ना तो बड़े से बड़े लोग आएंगे आपके पास। सोचिए उतना बड़ा आदमी हमसे पढ़ने के लिए परेशान है, तो क्या कहेगा कोई? तो अपनी चीज़ें, अपना टैलेंट अपने ही काम आता है, किसी के काम नहीं आता है। और वास्तव में आप निकल के देख लीजिए, एमएससी कोई नहीं पढ़ाता शहर में, कोई छूता ही नहीं है एमएससी, क्योंकि एमएससी वही पढ़ा सकता है जो एमएससी के टच में। आप बंद कर देंगे, आप एमएससी नहीं पढ़ा पाएंगे, गारंटी है। तो पढ़ाई करिए और मन से करिए। जो आप करते हैं ना उसका आउटपुट जीवन में कभी ना कभी मिलता है, कभी कोई चीज़ खराब नहीं होती है। हम जब पढ़े थे तो मेरे साथ के रिलेटिव्स मेरे स्पेशली वो यही कहते थे कि झूठ में अपना जीवन खराब की, इतना पढ़ के क्या मिला, शादी ब्याह करना था। लेकिन हमको ये पता था कभी आपकी पढ़ाई खराब नहीं होती है। जिस भी फील्ड में आप मेहनत करेंगे वो कभी ना कभी एज अ आउटपुट आपके पास आएगी ही आएगी, ये फिक्स है।
कोचिंग खोलना मेरा सपने में था, लोगों का फॉरेन जाना सपना होता है ना, घूमना फिरना होता है, खाना पीना होता है, मेरा कोचिंग खोलना सपना था। इस साल हम इतने डिस्टर्ब थे तब भी अपना सेंटर चला, ठीक है। मतलब ये था कि हमको अप्रैल मई में कह दिया गया था कि सेंटर बंद कर दो, फ़ायदा नहीं है, अभी तुम रन नहीं करा पाओगे, हम क्या हमको चलाएंगे, जिद है मेरी। अब अगले साल से आप इसका रूप देखिएगा, हम इसके पीछे कितनी मेहनत करने वाले हैं। तो कभी भी मेहनत से भागिए मत, खूब मेहनत करिए और खूब पढ़िए, ठीक है। चलिए लिखिए नीचे से, द सिंबल TI इज यूज्ड फॉर, द सिंबल TI is used for components of unit vector, components of unit vector along tangent at point P, along tangent at point P. ठीक है, डालिए रिमार्क। अब ये रिमार्क में जितनी सारी चीजें लिखा रहे हैं बहुत ढंग से इसको पढ़िएगा। पहला रिमार्क सुन लीजिए, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है डॉट, एस के रिस्पेक्ट में डैश, ये लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, द डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई, the derivative of xi with respect to parameter s, with respect to parameter s will be denoted by dash notation, will be denoted by dash, DASH dash, और ब्रैकेट में डैश बना लीजिएगा, will be denoted by dash, फिर ऐसे डैश बना लीजिएगा नोटेशन, नीचे से लिखिए दैट इज x डैश i इज इक्वल टू dxi बाई ds। हो गया, हो गया भाई। फिर नीचे से लिखिए वेयर एज द डेरिवेटिव ऑफ xi, वेयर एज द डेरिवेटिव ऑफ xi with respect to parameter t, with respect to, सतमीत देखिए with respect to शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं WRT, with respect to parameter t is denoted by dot, is denoted by dot dot, ब्रैकेट में डॉट बना लीजिएगा, नोटेशन, नोटेशन, नीचे से लिखिए दैट इज x डॉट i इज इक्वल टू dxi बाई dt। हो गया भाई। दूसरा, यह दो चीजें आई है ना, आपको डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन हम बता रहे थे, बड़ा ध्यान आ रहा होगा। कहे थे ABC क्या होता है, अगर इसमें किसी चीज से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बनता है, क्या बन गया डायरेक्शन कोसाइन। इसमें किससे डिवाइड कर रहे हैं, एस डॉट की वैल्यू उधर लिखी है, इसी से मैच कर रही है क्या, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर, वो भी रूट में है ना। ABC क्या था, डायरेक्शन रेशियो, तो वहां से x डॉट 1, x डॉट 2, x डॉट 3 क्या होना चाहिए, x डॉट i क्या होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो। तो x
डॉट आई डायरेक्शन रेशियो होता है x डॉट आई अपॉन s डॉट, मतलब टी आई डायरेक्शन कोसाइन होता है। ये किसी कर्व का किसी पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन टेंजेंट उसका होता है, लाइन का होता है। तो ये कर्व के किसी पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लिखिए दूसरा पॉइंट। देखिए, इन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, in parametric coordinate system x dot I are the direction ratio of the tangent to the curve at point P whereas x dot I upon s dot is the direction cosine of the tangent to the curve at the same point। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? लाइन का इक्वेशन बताइएगा हमको, कल आप लोगों को बताए थे, कल या परसों लाइन का इक्वेशन क्या बताए थे? xi is equal to xi naught plus ai t बताए थे, ध्यान है? ये क्या था बताइए, उसको बताइए क्या है? क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल। जैसे x इज इक्वल टू समथिंग लिखते थे ना, तो ये क्या हो गया आपका? वेरिएबल। बगल वाला क्या है? फिक्स पॉइंट, है ना, जिससे क्या करता है? पास करता है। ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो। ये क्या है? पैरामीटर। ठीक, अब इसकी हेल्प से हम टेंजेंट का इक्वेशन लिखने चल रहे हैं। टेंजेंट लाइन जिस पॉइंट से पास करती है, टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन रेशियो, टेंजेंट लाइन के लिए पैरामीटर लिखे। देखिए, टेंजेंट लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? एक्स आई। किस पॉइंट से पास कर रही है? अगर यहाँ पे एक्स आई लिख देंगे तो एक्स आई क्या हो जाएगा? सेम। फिर आप काट देंगे उसको, है ना। तो जब कभी ऐसा होता था तो वेरिएबल को आप चेंज कर देते थे, याद आ रहा, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बना देते थे, याद आ रहा है? तो उसको चेंज कर दीजिए। ब्लैकबोर्ड पे देखिए कैसे लिख रहे हैं। चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल एक्स आई। ठीक, किस पॉइंट से पास कर रही है? एक्स आई प्लस डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? ठीक, टी पैरामीटर यहाँ पे है, लेकिन अगर हम टी लिखेंगे तो फिर इससे मैच कर जाएगा। आपको ध्यान था कि x माइनस एक्स आई माइनस एक्स नॉट आई अपॉन ए आई इज इक्वल टू टी हमने माना था कोई पैरामीटर अपने मन से। तो अगर हम फिर से टी मान लेंगे तो दोनों क्लैश कर जाएगा, इसलिए टी मत मानिए, लैम्डा मान लीजिए। ठीक है, ये एक टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है जो एक्स आई से पास करती है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? एक्स नॉट आई।
दिस इज द इक्वेशन ऑफ यूनिट टेंजेंट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x। समझ में आया लिखने का तरीका? लिखिए द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, थर्ड रिमार्क, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, the equation of tangent to the curve at its point p ब्रैकेट में xi, p ब्रैकेट में xi मतलब p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है xi, is given by ये डब्बे वाला लिख लीजिए, लिख लिया? ये हो क्या, नीचे से लिखिए, where capital Xi is variable on the tangent, where capital Xi is variable on the tangent, variable point कर लीजिएगा, where capital Xi is the variable point on the tangent and lambda will be the parameter, and lambda will be the parameter. हो गया? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, ये तो मान लीजिए आपका इस फॉर्म में दिया गया था तो आपने ये लिख दिया, ठीक है। अगर कोई और फॉर्मेट होगा, जैसे जब कर्व का इक्वेशन आपका इस फॉर्मेट में था तो आपने बड़े आराम से टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिख दिया। अगर कर्व का इक्वेशन इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस के फॉर्म में हुआ था, दिक्कत आएगी, उसके लिए लिखिए फोर्थ पॉइंट लिखिए, इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व, if the equation of curve is in the form बताइए भाई, क्या लिखते हैं, f1 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0, कॉमा दूसरा f2 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लिखिए इक्वेशन नंबर 1, हो गया? नीचे से लिखिए, then we have छोड़ दिया, लिखिए दोनों पक्षों में t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इधर करेंगे तो मिलेगा df1 अपॉन dt और 0 का डिफरेंशिएशन 0, इसको करेंगे तो df2 अपॉन dt और 0 का डिफरेंशिएशन 0। दिस इंप्लाइज, ब्लैक बोर्ड पे देखते रहिए, बाद में करिएगा, पढ़े होंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन की परिभाषा, क्या पढ़े थे जरा देखिए, किसके हिसाब से f1 किसका किसका फंक्शन है, f1 किसका किसका फंक्शन है, x1 x2 x1 x2 और x3 का, और कर्व का इक्वेशन होता है xi इज इक्वल टू xi t,
इसका मतलब x1 x2 x3 किसका फंक्शन है, t का। ये जानते हैं कि नहीं बनाना, ये सबसे पहले हम ही इंट्रोड्यूस किए थे, बच्चे पार्शियल में बड़ा कंफ्यूज रहते थे, फिर ये हम बताने लग गए, बड़ा आसान हो गया इससे। यहाँ पहुंचने के दो रास्ते, डायरेक्ट रास्ता, एक बार इससे इस पे आएंगे, एक बार इससे इस पे आएंगे। अगर एक वेरिएबल होता है दाहिनी तरफ तो d आता है, एक से अधिक वेरिएबल होता है तो डेल आता है। यहां पर आए एक वेरिएबल इसलिए क्या लगेगा, d। यहां पर आए कई सारे वेरिएबल इसलिए क्या लगेगा, यहां पर आए एक वेरिएबल क्या लगेगा, d। यहां आए एक वेरिएबल क्या लगेगा, d। सुनिएगा, d f1 अपॉन dt इज इक्वल टू डेल f1 अपॉन डेल x1 इंटू dx1 अपॉन dt प्लस डेल f1 अपॉन डेल x2 इंटू dx2 अपॉन dt प्लस डेल f1 अपॉन डेल x3 इंटू dx3 अपॉन dt। पढ़े थे पार्शियल में कभी ये सब, बेसिक फर्स्ट ईयर में पार्शियल डिफरेंशिएशन में पूरा एक चैप्टर था, तो उसमें बहुत सारा वेरिएबल चेंज करते थे, और हम तो जिस साल गए सब बच्चे गोबर एकदम 10 बैच पढ़ाते थे सब बेगूर। ये बताया उसके बाद से गलती नहीं होती थी, ये एकदम मूल मंत्र है इसका। आप लोग सोचते हैं कब डेल कब डी आएगा ना, ऐसे ही आता है, समझ में आया। अब लिखें यहाँ पे, लिख पाइए डी f1 अपॉन dt, df1 अपॉन dt इज इक्वल टू डेल f1 अपॉन डेल x1। बोलिए डेल f1 अपॉन डेल x1 इंटू dx1 अपॉन dt, dx1 अपॉन dt प्लस फिर डेल f1 अपॉन डेल x2 इंटू dx2 अपॉन dt प्लस फिर बोलिए डेल f1 अपॉन डेल x3 इंटू dx3 अपॉन dt इज इक्वल टू 0 0। दूसरे वाले के लिखवाइए, एंड इसके लिए f1 की जगह क्या हो जाएगा, df2 अपॉन dt इज इक्वल टू बोलिए डेल f2 अपॉन डेल x1 इंटू dx1 अपॉन प्लस डेल f2 अपॉन इंटू dx2 अपॉन प्लस फिर बोलिए डेल f3 अपॉन डेल x3 इंटू 2 है dx3 अपॉन इज इक्वल टू 0। ठीक, दिस इम्प्लाइज, इसको लिख सकते हैं डेल f1 अपॉन डेल x1 x डॉट 1 प्लस डेल f1 अपॉन डेल x2 x डॉट 2 डेल f1 अपॉन डेल x3 x डॉट 3 is equal to 0 and del f2 upon del x1 x dot 1 plus del f2 upon del x2 x dot 2 plus del f2 upon del x3 x dot 3 is equal to 0। इतने में कोई दिक्कत? ब्रज गुणन विधि जानते होंगे, सॉल्व करें तो x डॉट 1 x डॉट 1 x डॉट 2 x डॉट 2 x डॉट 3 x डॉट 3 के कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए देखिए, ऑन सॉल्विंग these equations comma we get, चलिए करेंगे वही सॉल्व, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x डॉट 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे होल अपॉन इज इक्वल टू
x डॉट 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे होल अपॉन इज इक्वल टू x डॉट 3 के रिस्पेक्ट में करेंगे होल अपॉन। ठीक, मोटा मोटी ऐसे समझिए कि इसको लिखते कैसे। यहाँ देखिए हम लोग ऐसे एक वो ये बनाते थे डिटर्मिनेंट, कहते थे x डॉट 1 x डॉट 2 x डॉट 3, है ना। पहले वाले में x डॉट 1 का कोफिशिएंट क्या है, डेल f1 अपॉन, दूसरे वाले में कोफिशिएंट क्या है, डेल f2 अपॉन डेल x1। यहाँ पे डेल f1 अपॉन डेल x2, डेल f2 अपॉन डेल x2, यहाँ पे डेल f1 अपॉन डेल x3, डेल f2 अपॉन, है ना। इसी को सॉल्व करते थे, ये इस तरह से मिलता था। कराइए x डॉट 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बताइए क्या आएगा, डेल f1 डेल x2 इंटू डेल f2 अपॉन माइनस डेल 1 अपॉन डेल x3 इंटू डेल f2 अपॉन, ठीक। x डॉट 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बताइए क्या आएगा, डेल f1 अपॉन डेल x3 उल्टा चलता है ना इसमें, डेल f2 अपॉन माइनस डेल f1 अपॉन डेल x1, डेल f2 अपॉन, ठीक। तीसरा वाला बोलिए, डेल f1 अपॉन डेल x1, डेल f2 अपॉन डेल x2 माइनस डेल f1 अपॉन डेल x2, डेल f2 अपॉन, ये पे डेल f1 अपॉन डेल x2 होगा किधर, थर्ड वाले में, ये इधर डेल f1 अपॉन डेल x1, डेल f2 अपॉन डेल x2 माइनस डेल f1 अपॉन डेल x2, डेल f2 अपॉन डेल x1, ठीक है। ये हाइड करोगे ना, हम डेल f1 अपॉन डेल x2 नहीं लेंगे, डेल f1 अपॉन डेल x1 इसमें तो इधर ही से होता है ना, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, चलिए लिखिए। अब बताइए ये क्या है, x डॉट 1 क्या होता था, डायरेक्शन रेशियो की डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो। हमने कहा ना डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं, इज इक्वल टू समथिंग कोई कांस्टेंट मान लेंगे तो x डॉट 1 का मान उसके बराबर, x डॉट 2 का मान उसके बराबर, x डॉट 3 का मान बराबर, डायरेक्शन रेशियो मिल गया, ले जाके फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, है ना, काम हो जाएगा, उतार दीजिए। अब इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के बाद कहीं जा करके 2 टॉपिक कंप्लीट होगा। कल का क्लास कुछ अनाउंस होगा नहीं होगा, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, ग्रुप में मेरे ख्याल से सब ऐड ही हैं आप लोग। मैम सुबह वाले सर का वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता है, होगा 1-2 दिन में, है ना, वो भी शुरू होगा। दरअसल रिकॉर्डेड वीडियोस तो है ही मेरे पास, पिछले साल के सर के हैं, बच्चे कंप्लेन तो करें, बच्चे बोलते ही नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस के बच्चे पूछ रहे थे हमसे पूछो, मैम तो कहीं नहीं पूछो, मैम से बात कर लो तो क्या बोलते नहीं, अपनी बात खुद रखें, बोले तो पता तो चले पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं सब सब, कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई क्वेश्चन नहीं, कभी कोई कंप्लेन नहीं, ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई, ये हमको बताइए। सबसे अच्छा तो अपने क्रैश कोर्स का वीडियो बना पड़ा है, एक बार में डालो पूरे साल भर की पढ़ाई।
ऑनलाइन पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन ऑनलाइन ना सक्सेसफुल है नहीं। ना बच्चे 100% दे पाते हैं, ना रिकॉर्डेड वीडियोस 100% पहुंच पाते हैं। साफ सीधी बात तो ये समझिए, केवल वो एक कोरम पूरा करना है और कुछ नहीं है। हमको नहीं लगता कि 3-3 4-4 घंटे का वीडियो बच्चे बैठ के देखते हैं रेगुलर, लेकिन 3-3 4-4 घंटे का क्लास करना हो तो आप एकदम आराम से कर सकते हैं। उतना नेटवर्क ही नहीं आता है प्रॉपर कि आप 4 घंटे का वीडियो एक साथ बैठ के देख सकें। हो गया भाई? क्लासेस तो आप लोग के भी चलनी नहीं है यूनिवर्सिटी में, 15 फरवरी तक तो बंद ही है। कौन सॉल्विंग ऑनलाइन चल रहा है प्रॉपर? विवेक सर ले रहे हैं, बहुत सिंसियर है, बहुत ज़्यादा सिंसियर है विवेक सर। उनका कंप्लीट हो मैट्रिक्स ना कंप्लीट कर दी और समझाएगा कौन? क्या करना, आप लोग भी नोट्स वैसे ही छापाइए है ना, तब नंबर पा जाएंगे। आरबीआई के गवर्नर ने अभी 4-5 दिन पहले स्टेटमेंट दिया हुआ था, पता नहीं हम लोग देखे नहीं देखे, पेपर में आया था। कह रहे थे अगर जल्दी स्कूल नहीं खुलेंगे तो हमारा सामना भविष्य में एक कम पढ़ी लिखी पीढ़ी से होने वाला है। ये बात बिल्कुल सच है, इस बात में कोई कमी नहीं है। स्कूल आपको केवल रटी रटाई पढ़ाई नहीं कराता है, आपका बहुत तरीके से विकास करता है ना, वो चीज़ आप में कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगी। बहुत ज़्यादा बैक हो गया है, आप क्या जो भी बच्चा नहीं गया वो बैक हो गया है। मेरा बेटा है नर्सरी में, उसको 5 महीने से सिखा रहे थे लिखना, गले को आता नहीं, 1.5 महीना स्कूल गया, A to Z पूरा लिखने लग गया। तो वो डर है, वो हम कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे, वो स्कूल का माहौल वैसा है। हम तो सोचते थे बताओ मेरा बेटा कैसे ऐसे इतना अनपढ़ गवार निकल गया, उसको कुछ आता नहीं है, 5 महीने से सिखा रहे हैं, कुछ सीख नहीं पा रहा है। हमको तो लगता था बुद्धि थोड़ी कम है उसको, यही सोचते थे थोड़ा दिमाग से कमजोर होगा ना, लेकिन उसके दिमाग का पता चला जब स्कूल गया 2 महीने। हो गया भी, ये सब केवल आपके समझने के लिए लिखे हैं कि मतलब जानते रहिए कैसे क्या हो रहा है। हो गया, लिखिए above इक्वेशन, नीचे से लिखिए above इक्वेशन gives the direction ratio, above equation gives the direction ratio of the tangent to the curve, of the tangent to the curve of intersection of two surfaces, of intersection of two surfaces।
हो गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डालिए उस टॉपिक से रिलेटेड, जितना भी तक पढ़ा है वो सबका मिला जुला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। पैरा लिखिए। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है भाई, ये सब मत सोच के जाइएगा कि इसमें सब छटनी करने लग जाए, जितना आता है उतना ही हम पढ़ा रहे हैं। मतलब ये जो आप पढ़ रहे हैं ये पूरा 10 से 12 साल का सॉल्व पेपर है, टॉपिक वाइज लिखवा दिए हैं कि कैसे क्या आता है ना। तो उसमें से कुछ छटनी मत करिएगा, सब पढ़ करके जाइएगा। लिखिए, पहले लिखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व given as the intersection of the surfaces, given as the intersection of the surfaces x1 स्क्वायर, नीचे से लिखिएगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, x2 is equal to x1 tan hyperbolic x3 by c। From the point, फिर नीचे से लिखिएगा, लिख लीजिए फिर बता रहे। Okay, from the point C, 0, 0 to the point x1, x2, x3, ठीक। पढ़िए क्वेश्चन, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको कर्व का इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। लिमिट दी गई है कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में आपको लेंथ ऑफ द कर्व निकालना है। लेंथ ऑफ द कर्व s इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन अंडर रूट x डॉट 1 का स्क्वायर प्लस x डॉट 2 का स्क्वायर प्लस x डॉट 3 का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dt, है ना, यही होता है ना। चलिए अब देखिए क्या प्रॉब्लम आने वाली है। ये जो दिया गया है ये x1, x2, x3 की लिमिट है। हमको किसकी लिमिट चाहिए? t की, पहली चीज। दूसरी बात, हमने वो जो सीखा था वो पैरामीट्रिक फॉर्म में सीखा था, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक का फॉर्मेट होता है कि x1 इज द फंक्शन ऑफ t, x2 इज द फंक्शन ऑफ t, x3 इज द फंक्शन ऑफ t। अब कैसे करते हैं वो सुनिए। अल्टप्पू शब्द सुने हैं? अल्टप्पू, अल्टप्पू का मतलब होता है कुछ अचानक से रख दो और अचानक से सही हो जाए, लॉटरी लग जाए, ये होता है अल्टप्पू, है ना। इस समीकरण में क्या रखें कॉस और साइन के फॉर्म में कि इसको सेटिस्फाई कर जाए, बता रहे हैं। प्लस होता है, सॉरी प्लस होता है तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी रखते हैं। प्लस होता तो x1 की जगह c cos t, x2 की जगह c sin t रखते तो वो सेटिस्फाई कर जाता, ठीक। माइनस होता है तो हाइपरबोलिक रखते हैं, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर t माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर t इज इक्वल टू 1। दो ही पोस्टुलेट्स होंगे, या तो प्लस होगा या तो माइनस। प्लस होगा तो sin और cos, माइनस होगा तो sin हाइपरबोलिक और cos हाइपरबोलिक, ठीक। रखिए x1 की जगह c cos हाइपरबोलिक t, x2 की जगह c sin हाइपरबोलिक t, ठीक। यहाँ रखिए c स्क्वायर cos स्क्वायर हाइपरबोलिक t माइनस c स्क्वायर sin हाइपरबोलिक स्क्वायर t, c स्क्वायर बाहर हो गया, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर t माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर t इज इक्वल टू 1, c स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, सेटिस्फाई कर गया। x1 x2 का मान आ गया, उठा कर दिया।
x3 मिल जाएगा, है ना। x1 x2 का मान यहाँ रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, x3। समझ रहे मेरी बात। तो आपको x1 x2 x3 तीनों किसके फॉर्म में मिल जाएगा, t के, वही पैरामीट्रिक फॉर्म होता है। ठीक, थोड़ा सा इसको लिखिए। मैम x1 को और x2 को sec और tan में भी लिख सकते हैं। कोशिश करते हैं साइन और कॉस में, ठीक है। इसीलिए हमने बताया या तो प्लस साइन होगा या माइनस, प्लस होगा तो साइन कॉस, माइनस होगा तो साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक। क्यों, क्योंकि इन दोनों का ग्राफ लगभग एक जैसा होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है ना, इसलिए। लिखिए जरा सब करके देखिए, पहले रफ पीछे पे पन्ना खोलिए, वैल्यू पुट करिए x1 x2 की, देखिए x3 की वैल्यू क्या आ रही है। चलो देखिए दूसरे वाले समीकरण में x1 x2 का मान पुट करिए, x3 का मान निकालिए। सी टी आ रहा होगा ना, सी इंटू टी। देखिए x2 की जगह आप रखे हैं सी साइन हाइपरबोलिक टी इज इक्वल टू x1 की जगह रखे हैं सी कॉस हाइपरबोलिक टी, साथ में है tan हाइपरबोलिक x3 बाई सी। ये इधर आएगा, सी से सी क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, tan हाइपरबोलिक टी इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक x3 बाई सी। tan हाइपरबोलिक जब पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे तो दोनों हट जाएंगे, एंगल बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू x3 बाई सी, x3 इज इक्वल टू c इंटू टी। ये तरीका होता है, समझ में आया। चलिए अब लिखिए इसमें, डालिए सॉल्यूशन। देखिए लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व, लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व let the equation of curve in the form of intersection of two surfaces, in the form of intersection of two surfaces, in the form of intersection of two surfaces is given by ये इक्वेशन नंबर 1 लिखिए नीचे से। सबसे पहले इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में। इस पूरी बात को लिख लीजिए ताकि ध्यान रहे आपको, लाइन चेंज करके लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ कर्व इन पैरामीट्रिक फॉर्म। First of all, we have to write the equation of curve in parametric form. In parametric form. Full stop. For finding the parametric equation, for finding the parametric equation, for finding the parametric equation, comma, we choose x1 and x2, we choose x1 and x2 in such a manner, in such a manner
that it satisfies the equation 1, that it satisfies the equation 1, that it satisfies the equation 1. ठीक है, इक्वेशन 1 नीचे से लिखिए, let x1 is equal to c cos hyperbolic t and x2 is equal to c sin hyperbolic t. ठीक है, ये कैसे सपोज किया आप लोगों को समझ में आई गया होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज को उठा के कहाँ रख देंगे, सेकेंड इक्वेशन में, तो x3 की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। नीचे से लिखिए, substituting this value in the equation of second surface, in the equation of second surface of equation 1, comma we get क्या आया था रखने पर, x3 is equal to c. ठीक है, x1 x2 x3 तीनों का मान t के फॉर्म में मिल गया, पैरामीट्रिक लिख सकते हैं आप। नीचे से लिखिए, therefore the parametric form of the given equation of curve is, बोलिए, x1 is equal to c cos hyperbolic t, x2 is equal to c sin hyperbolic t, x3 is equal to c. इक्वेशन नंबर 2 लिखिए। हो गया। अब क्या निकाल रहे हैं हम लोगों को, t की लिमिट। क्यों भाई, इंटीग्रेट करने के लिए किसकी लिमिट चाहिए होगी, ये किसकी वैल्यू है, x1 x2 x3, कैसे निकालते देखिए, यहाँ समझा रहे हैं आपको। पहली वाली लिमिट है आपकी c0 0, है ना। दूसरी वाली लिमिट है आपकी x1 x2, इससे देखिए t की लिमिट निकाल रहे हैं। x1 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, x3 का मान कितना है, यहाँ पे x1 का मान c रखेंगे, c से c कट जाएगा, cos hyperbolic t is equal to 1, that means t is equal to 0। x2 का मान 0 रखेंगे, c डिवाइड होगा, sin hyperbolic t is equal to 0, sin 0 is equal to sin hyperbolic t, सब कट पिट जाएगा, t is equal to 0। x3 का मान जैसे आप 0 रखेंगे, 0 बटा c, मतलब t का भी मान क्या आएगा, 0। तीनों से आता सेम ही है, एग्जाम में तीनों मत निकालिए, लगेगा किसी एक से निकाल लीजिएगा। हम आपको करके दिखाए हैं कि हर हाल में तीनों के साथ वैल्यू एक ही आएगी, आप कोई एक करके देख लीजिएगा। जैसे दिख रहा है x3 आसान है, तो इसी में रख के देख लीजिएगा, सेम वही वैल्यू x1 और x2 के रिस्पेक्ट में भी आएगी। ठीक, इसको देखिए, x1 का मान x1 का मान x1 की जगह क्या रखेंगे, तो t की जगह t ही मिलेगा। मतलब ये जनरल पैरामीटर है ना, जनरल है ना, मतलब x1 x2 x3 ये क्या है, जनरल कोऑर्डिनेट है, तो t का भी कैसा कोऑर्डिनेट मिलेगा, जनरल। x1 की जगह x1 ही है तो t की जगह t, x2 की जगह x2 ही है तो t की जगह t, x3 की जगह x3 ही है तो t की जगह t, तो इसमें t की वैल्यू क्या मिलेगी, t।
पैरामीटर तो टी भी तो जनरल होगा। अगर ये अनइवन मतलब अनजनरल पैरामीटर है, इन जनरल पैरामीटर है, तो टी का मान भी इन जनरल मिलेगा। अगर ये जनरल पैरामीटर है तो टी का मान भी जनरल। x1 की जगह x1, x2 की जगह x2, x3 की जगह x3, तो t की जगह लिमिट मिल गई। कहां से कहां तक? 0 to 3। ठीक, अब देखिए फॉर्मूला जो होता है उसमें हम लोगों को ध्यान देंगे तो x डॉट की जरूरत पड़ती है। x डॉट के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करवाइए। x डॉट 1 इज इक्वल टू c sin हाइपरबोलिक t, x डॉट 2 इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक t, x डॉट 3 इज इक्वल टू c, है ना? बस फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है? s इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट x डॉट i विथ रिस्पेक्ट टू t की लिमिट बोलिए। s इज इक्वल टू इंटीग्रल t इज इक्वल टू 0 से t अंडर रूट में x डॉट 1 का स्क्वायर प्लस x डॉट 2 का स्क्वायर प्लस x डॉट 3 का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t। This implies that s is equal to integral t is equal to 0 से t is equal to t अंडर रूट x डॉट 1 का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर t, c स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर t प्लस विथ रिस्पेक्ट टू, हम इसी को सॉल्व करेंगे। वो भी कराते रहे, परेशान मत होइएगा कि होमवर्क दे देंगे, है ना? लिखिए नीचे से लिखिए। कहाँ तक लिखा है आप लोगों ने? 2 तक लिखा है ना? 2 SQ का वैल्यू CD डॉट, है ना? चलिए नीचे से लिखिए 2 के। फॉर द पॉइंट c, 0, 0 फॉर द पॉइंट c, 0, 0 ब्रैकेट में लिखिएगा इसको। c, 0, 0 कोऑर्डिनेट है। फॉर द पॉइंट c, 0, 0 we have t is equal to 0, we have t is equal to 0 and for the point ब्रैकेट में x1, x2, x3, x1, x2, x3 ब्रैकेट बंद, we have t is equal to t। लिमिट मिल गई। अब नीचे से लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू t we get ये इक्वेशन 3 लिखो। हो गया? 3 तक लिखिए ना। अब नीचे से लिखिए लेट स्मॉल s be the length of the curve, let small s be the length of the curve between t is equal to 0 to t is equal to t, between t is equal to 0 to t is equal to t, then छोड़ दो, हम कैलकुलेशन ही शुरू करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला आपको पता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर t माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर t इज इक्वल टू 1। ठीक, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर t का मान रख पाएंगे? क्या है?
लिखवाइए। और टी माइनस दिस इम्प्लाइज s इज इक्वल टू इंटीग्रल t इज इक्वल टू 0 से t अंडर रूट c स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर t की जगह मिलेगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर t माइनस 1, है ना। उसके बाद c स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर t प्लस c स्क्वायर with respect to dt. This implies that s is equal to integral t is equal to 0 से t माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, क्या मिलेगा अंडर रूट, ये इसके साथ ऐड होकर के देगा 2c स्क्वायर cos हाइपरबोलिक स्क्वायर t with respect to this implies s is equal to, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गया, ठीक है। क्या बचेगा t इज इक्वल टू 0 से t cos हाइपरबोलिक t विथ रिस्पेक्ट टू dt. दिस इंप्लाइज दैट s इज इक्वल टू अंडर रूट 2c इंटीग्रेशन cos हाइपरबोलिक t का साइन हाइपरबोलिक t, इसमें नेगेटिव साइन नहीं आता है, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t. दिस इंप्लाइज दैट s इज इक्वल टू अंडर रूट 2c, अपर लिमिट रखेंगे तो साइन हाइपरबोलिक t, लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन हाइपरबोलिक 0 दैट इज 0, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट s इज इक्वल टू अंडर रूट 2c साइन हाइपरबोलिक t, ठीक। क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में पूछा है आंसर भी उसी फॉर्मेट में होगा। क्वेश्चन आपका x1 x2 x3 के फॉर्मेट में तो उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए c sin हाइपरबोलिक t, c sin हाइपरबोलिक t का मान कितना है x2 रख लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट s इज इक्वल टू अंडर रूट 2 c नहीं केवल x2, है ना। ये इसका जवाब है। सवाल जिस फॉर्मेट में होगा जवाब उसी फॉर्मेट में आएगा, यही छोड़ देंगे तो नंबर कट जाएगा। समझ में आए? जरा 1-2 क्वेश्चन लिखिए उसके बाद उसको उतारिएगा। होमवर्क है आपका। Find the length of the arc find the length of the arc x1 is equal to 3 cos 2u 3 cos hyperbolic 2u, x2 is equal to 3 sin hyperbolic 2u, x3 is equal to 6u. From u is equal to 0 to u is equal to pi. ठीक है, ये रहा फॉर्मूला u इज इक्वल टू 0 टू u इज इक्वल टू पाई। एक बार डिफरेंशिएट करके इन सबका मान निकाल लीजिएगा, पुट कर दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आंसर बताते चलेंगे क्या क्या आएगा। हाँ, इसका आंसर आएगा 3√2 साइन हाइपरबोलिक 2 पाई। ठीक है, दूसरा लिखिए। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द कर्व इज prove that the length of the curve is x1 is equal to 2a sin inverse t plus t under root 1 minus t square, x2 is equal to 2at square, x3 is equal to 4at। ये कर्व का इक्वेशन दिया गया है।
फॉर्मूला में लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। 280 स्क्वायर। हाँ मतलब कॉमा देकर के सब बगल बगल लिखा है x1 x2 x3, मेरे पास जगह नहीं तो हम नीचे लिख रहे हैं, है ना। बिटवीन द पॉइंट्स t is equal to t1 and t is equal to t2, between the points t is equal to t1 and t is equal to t2 is 4 root 2a t2 minus t1, 4 root 2a t2 minus t1। ठीक, कैसे करेंगे? लिमिट क्या है? t1 से t2, x.1 x.2 x.3 निकल जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये प्रूफ करना है ना। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व find the length of the curve given as the intersection of the surfaces, given as the intersection of the surfaces, given as the intersection of the surfaces x1 square upon a square minus x2 square upon b square is equal to 1, comma x1 is equal to a cos hyperbolic x3 by a cos hyperbolic x3 by a। हो गया? आगे बोले भाई। फ्रॉम द पॉइंट a, 0, 0 to the point x1 x2 x3, from the point a, 0, 0 to the point x1, x2, x3। हो गया? सुन लीजिए, क्या साइन है? क्या आएगा? हाइपरबोलिक। क्या रखेंगे x1 की जगह? a cos हाइपरबोलिक t, x2 की जगह b sin हाइपरबोलिक t, यहाँ ले जाके पुट कर दीजिएगा, आपको x3 का मान मिल जाएगा। ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू t इज इक्वल टू 0 आएगी, जनरल कोऑर्डिनेट है, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू t इज इक्वल टू t आएगी। रख दीजिएगा इस तरीके से, इंटीग्रेट कर दीजिएगा। ठीक है, कल क्लास हम अनाउंस करवाएंगे, देखिए मेरा है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं सिचुएशन, टीचर से सबसे बात करके। वरना जब भी हम नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी, कल परसों जब भी, तो हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख पाएंगे, मतलब टेंजेंट पे क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे ही दो क्वेश्चन हम कराएंगे, 2-3 होमवर्क देंगे, तब ये आपका 2 टॉपिक कंप्लीट होगा, जिसमें टेंजेंट और लेंथ ऑफ द कर्व इन्वॉल्व है। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग ऑर्डर पढ़ेंगे। ऑर्डर एक दिन का टॉपिक है, थोड़ा सा मतलब प्रोसीजर लिखवाएंगे और क्वेश्चन कराएंगे। उसका टॉपिक है ऑर्डर ऑफ कांटेक्ट बिटवीन कर्व एंड सरफेस। जब कर्व और सरफेस आपस में कांटेक्ट करते हैं तो कितने पॉइंट्स पे करते हैं, वो पॉइंट कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। ठीक है, चलिए मिल करके